हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पर एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है हमारा V वर्सेस R ग्राफ। ये V वर्सेस R ग्राफ जो है वो हमारा ग्राफ रिलेटेड है पोटेंशियल ग्रेडियंट से, जिसका अभी हम लोग ने लास्ट वीडियो में कुछ फॉर्मूला प्रूफ किया था, उसको हमने निकाला था, तो उसके ऊपर मैं इस ग्राफ को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो जैसे कि अगर आपको याद हो, जो फॉर्मूला हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट का था E इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी आर और V, ये हमारा फॉर्मूला था जिसको हम लोगों ने प्रूफ किया था और निकाला था हम लोगों ने। तो यहाँ जो V है वो पोटेंशियल कहलाएगा और जो R है वो डिस्टेंस कहलाएगा। याद रखिएगा, V वर्सेस R जो है वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस नहीं कहेंगे, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है। ग्राफ के ऊपर मैंने कुछ पहले ही वीडियो बना के रखी है, अगर आपने काइनेमेटिक्स की वीडियो देखी है तो वहां पर मैंने ग्राफ को बताया है कि ग्राफ को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर भी मैं उस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ग्राफ को हमेशा दो मेथड होते हैं ग्राफ को सॉल्व करने के, या तो ग्राफ स्लोप निकाल के सॉल्व हो रहा होगा या फिर एरिया फाइंड करके ग्राफ को सॉल्व किया जाएगा। ग्राफ को पता कैसे करते हैं कि यहाँ स्लोप निकलेगा, या फिर पता कैसे करते हैं कि यहाँ पर एरिया निकाला जाएगा। तो सिंपल सा इसका, जैसे कि मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मानिए कि मैंने एक ग्राफ किसी भी प्रकार का यहाँ पर बना दिया, जैसे डिस्टेंस वर्सेस टाइम का मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाया है, जे डिस्टेंस वर्सेस टाइम, और मैंने यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ कर दिया इसे। तो अब हम लोग ये फाइंड करेंगे, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं हम लोग v वर्सेस t मान ले रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों एक्सप्लेन हो जाएगा आपको। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये ग्राफ आपको दे दिया, अब मैंने कहा इस ग्राफ में आपको अपने आप ही पता करना है कि क्या फाइंड हो सकता है, क्या क्या डाटा आप इस ग्राफ से निकाल सकते हैं। मैंने बताया नहीं कि आपको क्या निकालना है, आपको अपने आप ही पता करना है कि ग्राफ में क्या निकाले, कि स्लोप निकाले कि एरिया। बस दो तरीके से ग्राफ हल होगा, या तो स्लोप या तो एरिया। तो हम लोग इसका स्लोप बनाने की कोशिश करते हैं। स्लोप होता क्या है, अगर आपको याद हो तो y अपॉन x कहा जाता है स्लोप। तो y में हमारा क्या है, v है, तो v अपॉन x में हमारा क्या है, t, तो v अपॉन t हमारा बन गया स्लोप, और स्लोप इक्वल टू v अपॉन t होता क्या है, अगर आपको याद हो वेलोसिटी वर्सेस टाइम होता है हमारा एक्सीलरेशन। मतलब क्या है कि v अपॉन t जब हम लोग ने किया तो हम लोग ने बनाया स्लोप, और जब स्लोप बनाया तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग इस ग्राफ का स्लोप निकाल लेंगे तो वो स्लोप हमारा एक्सीलरेशन आएगा। आई थिंक आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। तो हमने बताया भी नहीं था आपको कि आपको एक्सीलरेशन निकालना, आपने अपने आप ही देख लिया कि आपने स्लोप के लिए फॉर्मूला यहाँ बना लिया, और स्लोप जैसे निकाला तो आपको दिख गया कि वो तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बन गया। और जब एक्सीलरेशन फॉर्मूला बन गया तो दैट में हमें समझ में आ गया कि अगर हम लोग स्लोप निकालेंगे तो वो हमारा एक्सीलरेशन कहलाएगा। इसके बाद आता है एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया में हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों एक्सेस को मल्टीप्लाई करके रखते हैं। मल्टीप्लाई जैसे कि v इंटू टी हमने किया, और फिर हमने पूछा कि क्या ये v इंटू टी क्या किसी का फॉर्मूला बना हुआ है यहाँ पर। अगर आपको याद हो तो v इंटू टी जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस का होता है। इसका होता है डिस्टेंस का। तो मतलब कि अगर हम लोग v अप इंटू टी करेंगे तो ये हमें देगा एरिया। v इंटू टी क्या देगा, एरिया। मतलब इस ग्राफ का अगर हम लोग एरिया निकाल लें तो वो एरिया जो हमें मिलेगा वो डिस्टेंस कहलाएगा। तो ग्राफ को सॉल्व करने का दो तरीका, एक बार क्या करेंगे हम लोग इसको अपॉन करके लिखेंगे और देखेंगे क्या कोई फॉर्मूला बना। अगर बना तो हम लोग कहेंगे वही डाटा हम लोग को मिलेगा। तो अपॉन करना मतलब स्लोप कहलाता है, मल्टीप्लाई करने पे कोई फॉर्मूला अगर बनेगा तो इसका मतलब वहां पर एरिया को फाइंड किया जाएगा। तो आई थिंक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा बहुत तब भी डाउट अगर लगता है तो आप वहां पर ग्राफ की वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरे डाउट्स वहां पर क्लियर हो जाएंगे। मैंने वहां पर कुछ एग्जांपल्स भी लिए हैं, वो आपको समझ में आ जाएंगे। तो जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं E इक्वल टू माइनस डी पी बाई डी आर, और इसके ग्राफ के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर इसी का ग्राफ लिया जाए और इसको सॉल्व करके देखा जाए तो कैसे सॉल्व होगा, तो हम लोग यहाँ पर इस ग्राफ में तीन ग्राफ देखेंगे। v इंटू आर के टोटल तीन ग्राफ होंगे, उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि पहला ग्राफ मान लीजिए हमने v वर्सेस r का लिया, ये r हो गया तो यहाँ पर हमारा v हो गया, और सिंपल से मैंने इसका ग्राफ इसे ड्रॉ कर दिया। दूसरा हमने क्या किया, ग्राफ को दूसरा ग्राफ हमने इस प्रकार का लिया ग्राफ, और तीसरा ग्राफ हमने क्या लिया, इस प्रकार का। एक ग्राफ आपका इंक्रीजिंग वाला है और एक ग्राफ आपका डिक्रीजिंग वाला है। ये ग्राफ हमारा कहलाता है कांस्टेंट ग्राफ, ये हमारा ग्राफ कहलाता है इंक्रीजिंग ग्राफ, ये वाला ग्राफ हमारा होता है डिक्रीजिंग ग्राफ।
अभी हम लोग केवल V वर्सेस R का ग्राफ पढ़ रहे हैं, V वर्सेस R का। दैट मीन कि V अपॉन R करते हैं जब हम लोग, देखिए V अपॉन R में लिखा है, अपॉन में अगर कोई फॉर्मेशन लिखा जाता है तो वो हमारा स्लोप का कहलाता है। दैट मीन ये ग्राफ में हम लोग स्लोप को फाइंड करेंगे हमेशा, और स्लोप जो निकलेगा वही हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं पहला ग्राफ जो कि कांस्टेंट ग्राफ है, और कांस्टेंट कैसे आया उसके बारे में अगर हम लोग डिस्क्राइब करें तो हमने पहले देखा कि हमें ये ऐसा कुछ ग्राफ दिया गया है पेपर में, तो ग्राफ को सॉल्व करने के दो तरीके, एक बार अपॉन करके फॉर्मूला बनाएंगे और एक बार मल्टीप्लिकेशन करके फॉर्मूला बनाएंगे। और जब हम लोग अपॉन करके फॉर्मूला बनाएंगे, जैसे मान लीजिए v अपॉन r किया, तो हम लोग को याद है v अपॉन r तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो हमने समझ गए हम लोग यहाँ पर कि अपॉन करके फॉर्मूला बनाया, अपॉन करके फॉर्मूला अगर बनता है तो इसका मतलब हम लोग निकालते हैं वहां पर स्लोप, तो स्लोप जो निकल के आएगा वही स्लोप हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर अगर स्लोप देखा जाए तो स्लोप कितना आएगा, देखिए एक स्ट्रेट लाइन मैंने खींची हुई है, और स्लोप मतलब क्या होता है एंगल, एंगल कितना बन रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक पॉइंट यहाँ पर लें और इस पॉइंट पर अगर मैं पूछूं एंगल कितना, तो एग्जांपल के तौर पर मान ले रहे हैं आप 45 डिग्री एंगल है, मैं पूछूं यहाँ पर एंगल कितना, तो जैसे नीचे एंगल होगा उसी प्रकार एंगल ऊपर भी होगा, 45 यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर एंगल पूछा जाए तो 45। तो आप देख रहे हो कि एवरी पॉइंट पर, सभी पॉइंट पर जो एंगल है वो सेम है, दैट मीन स्लोप जो है वो सब जगह सेम आएगा, और स्लोप सेम है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी सब जगह सेम होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे कि इस वाले डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कि चेंज नहीं हो रही इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन से डायग्राम में, ऊपर जो मैंने बनाया है इस डायग्राम में। अगर मैं इस वाले डायग्राम के बारे में बात करूं कि इस डायग्राम में क्या चेंजमेंट आएगा, तो उससे पहले हम लोग ये ग्राफ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने कोई एक पॉइंट लिया, मान लीजिए हमने ये पॉइंट लिया, हमने पूछा यहाँ पर क्या होगा, कैसे डाटा आपको मिलेगा। तो सिंपल सा हम लोग यहाँ इस पॉइंट पर हमें बताना है, इस पॉइंट पर हम लोग खींचेंगे पहले एक टेंजेंट, क्योंकि हम लोग को एंगल फाइंड करना होता है। इस पॉइंट पर टेंजेंट खींची, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, तो इस वाले एंगल को हमने कुछ एंगल नाम देंगे, थीटा 1 थीटा 2। इसी के प्रकार हमने एक ऊपर वाला पॉइंट लिया, यहाँ पर भी हम लोग ने ऐसे टेंजेंट खींची, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, तो यहाँ पर भी हमारा कुछ एंगल बना। तो आप देख रहे होंगे कि ये एंगल ऊपर वाला और नीचे वाला एंगल, तो ऊपर वाला जो एंगल है वो बड़ा एंगल है और नीचे वाला जो एंगल है वो थोड़ा छोटा एंगल है। तो अगर हम लोग अगर बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर किस प्रकार का है, तो हम लोग जानते हैं कि E इक्वल टू होता है माइनस का dv बाई dr। जब dv बाई dr आया तो हमने क्या पाया, यहाँ पर एक चीज देखिए, E का फॉर्मूला वो लिखा हुआ हमारा, ये थीटा 1 एंगल हो गया, ये थीटा 2 एंगल हो गया, इसकी वैल्यू हम लोग ने ले ली 45 डिग्री। इमेजिन कर लिया कि 45 डिग्री बना हुआ है, तो स्लोप कैसे निकलेगा, m इक्वल टू कितना होता है tan थीटा, स्लोप का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इक्वल टू tan 45 आया, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो m बराबर कितना आ गया 1 आ गया हमारा। एक चीज और, tan में एंगल जितना बड़ा होता है वैल्यू भी उतनी ही बड़ी मिलती जाती है हम लोगों को। अब देखें यहाँ पर एक चीज को, m इक्वल टू tan थीटा, दैट मींस स्लोप हमें पता चल गया कितना आ गया 1 स्लोप आया है। एक बात और देखिए, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो हमेशा जो एंगल लिया जाता है वो एंटी क्लॉकवाइज एंगल लिया जाता है, और हमने जो यहाँ पर एंगल लिया है वो क्लॉकवाइज एंगल लिया है, तो दैट मीन हम लोग को यहाँ पर आगे साइड माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। तो m की वैल्यू कौन सी आएगी माइनस का 1। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, हमेशा जो भी ग्राफ में एंगल लेना होता है वो हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज लेना होता है, लेकिन हमने इस ग्राफ में क्लॉकवाइज एंगल लिया है, तो क्लॉकवाइज एंगल लिया है तो आप ऑटोमेटिक आपको आगे साइड माइनस का साइन यूज करना होगा। तो m बराबर आ गया माइनस का 1। जो m निकल रहा है ये m है क्या, स्लोप है। स्लोप को लिखा कैसे जाता है, इनका स्लोप लिखना v वर्सेस r का, तो हम लोग कहेंगे dv बाई dr, ये हमारा स्लोप लिखा जाता है dv बाई dr, जैसे दो एक्सिस में दिया गया y एक्सिस और एक्सिस में, तो dv बाई dr इक्वल टू m बराबर माइनस 1। और फॉर्मूले के बारे में बात की जाए तो E इक्वल टू क्या होता है माइनस का dv बाई dr, और dv बाई dr की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, तो यहाँ पर लिख दिया माइनस का 1, तो E बराबर कितना आ गया आपका 1। तो आप समझ गए होंगे मैंने E की वैल्यू यहाँ पर कैसे निकाली। एक कोई जनरल सा थीटा आपको दिया गया, यहाँ पर जनरल थीटा हमने मान लिया 45 डिग्री है, तो m की वैल्यू निकाली, m से हम लोग को स्लोप पता चल गया, स्लोप पता चल गया तो E की वैल्यू हमारी निकल के आ गई। E की वैल्यू कितनी है 1 न्यूटन पर कूलम, दैट आप जो यूनिट होती है उसकी आप दैट यूज कर सकते हैं। एक चीज देखिए, यहाँ पर वैल्यू अगर देखी जाए तो यहाँ पर एंगल कुछ बड़ा आएगा,
और जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक इस पॉइंट पर ऊपर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें तो उसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा आएगा। फिर आगे थोड़ा बढ़ेंगे, एंगल कम होगा तो वैल्यू धीरे से घट जाएगी, और थोड़ा आगे बढ़ेंगे वैल्यू फिर से घटेगी। तो हमारी जो वैल्यू है कि 8 डिस्टेंस आगे बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, डाउन हो रही है। तभी हमने कहा यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी कैसी होगी, डिक्रीजिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। दूसरा पॉइंट यहाँ पर इस तीसरे वाले ग्राफ में हमने एक चीज देख ली है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है। दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो बार बार बदल रहा होगा, क्योंकि tan थीटा यहाँ पुट करें, थीटा 60 डिग्री के बाद होगा, फिर 45 आया, फिर 30 डिग्री आया, और जब थीटा बार बार बदलेगा तो स्लोप बदलेगा, स्लोप बदला तो ई की वैल्यू भी अपने आप ही चेंज होगी। तो दैट मीन क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। तो यहाँ पर एक पॉइंट और, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल। तो हम लोग ने दो पॉइंट यहाँ पर देखे, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग है, दैट मीन वैल्यू घट रही है, और दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वेरिएबल रहेगी। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड वाले ग्राफ में जो कि इंक्रीजिंग बना हुआ है, तो इसको भी थोड़ा हम लोग सॉल्व करके देखते हैं क्या डाटा आएगा। तो हमने फिर से ग्राफ इंक्रीजिंग टाइप का है, हमने फिर से लिया और यहाँ पर एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट पर हमने एक खींची टेंजेंट और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, हमने कहा ये कुछ एंगल बनेगा। ऐसे ऊपर वाला पॉइंट लिया, यहाँ पर भी हम लोग टेंजेंट खींची, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, यहाँ पर कुछ एंगल बनेगा। तो आप देख रहे होंगे जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो फिर से हमने क्या क्या कहा कि यहाँ पर हमने एंगल फिर से 45 ले लिया। जब 45 लिया तो अब आप देखिए यहाँ पर कि जो एंगल ले रहे हैं हम लोग वो कैसा ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंगल ले रहे हैं, और एंटी क्लॉकवाइज अगर एंगल ले रहे हैं तो हम लोग पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। तो अगर हम लोग ए पॉइंट पर बात करें स्लोप की तो m = tan थीटा होता है, थीटा की वैल्यू रखिए यहाँ पर tan 45, तो m बराबर आ गया tan 45, tan 45 का मान कितना होता है 1, तो m बराबर आ गया 1। तो स्लोप की वैल्यू लिखी जाएगी, तो क्या लिखी जाएगी, dv/dr = 1 आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, तो E = माइनस का dv/dr, dv/dr की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, तो E बराबर माइनस का 1। तो ये हमारा आ गया। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर भी पहला जो पॉइंट था ए वाला पॉइंट, इस ए वाले पॉइंट में जो हम लोग ने पाया तो हम लोग को क्या डाटा मिला यहाँ पर कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए तो माइनस का 1 आया। ऊपर साइड देखेंगे वैल्यू थोड़ी सी तो एंगल बढ़ेगा, तो जो मैग्नीट्यूड आपको मिलेगा वो -2 मिल सकता है। फिर ऊपर जाएंगे एंगल तो -3 मिल सकता है, फिर ऊपर जाएंगे तो -4 मिल सकता है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो मैग्नीट्यूड हमारा कैसा आएगा, अगर माइनस साइन हटा देंगे मैग्नीट्यूड में तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो यहाँ वाले में ग्राफ में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो बार बार क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। तो यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग। यहाँ पर माइनस साइन लिया हम लोग ने, यहाँ पर ऑटोमेटिक प्लस आ रहा था, तभी हम लोग ने यहाँ पे डिक्रीजिंग देखा था। जो आप लोग पहले देख लिए थे, आर डिस्टेंस बढ़ते रहेंगे तो वैल्यू धीरे धीरे घटती जाएगी, तभी मैंने डिक्रीजिंग लिखा है। यहाँ पर माइनस साइन आया था, हमने मैग्नीट्यूड के बारे में बात करी, तो मैग्नीट्यूड बार बार क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। एक चीज और, मान लीजिए दो ग्राफ आपको दिए गए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो साइन आता है वो जनरली आपको डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि अगर राइट डायरेक्शन है तो हम लोग उसको पॉजिटिव मान ले रहे हैं, और लेफ्ट डायरेक्शन है तो उसको हम लोग नेगेटिव मान ले रहे हैं। तो इससे क्या फायदा मिलेगा, हमने देखा कि इस वाले ग्राफ में E का जो वैल्यू निकल के आई वो माइनस में आई। माइनस मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी लेफ्ट साइड है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई है वो प्लस में आई है। तो हम लोग कह सकते हैं इस ग्राफ में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो राइट साइड है। तो आप लोग साइन को देख के कभी कंफ्यूज ना होइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में -1 आ गया -2 क्या डिपेंड कर रहा है, तो वो आपको डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। यहाँ पर आप डायरेक्शन को लेट कर लीजिए कि कौन सी डायरेक्शन है, अदरवाइज पेपर खुद ही दे देगा कि राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव लीजिए, लेफ्ट डायरेक्शन को आप नेगेटिव लीजिए। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो बार बार इंक्रीज कर रहा होगा। पहला पॉइंट हम लोग ने ये देख लिया। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल। वेरिएबल मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड बार बार बदल रहा है। तो आपको पेपर में इसी प्रकार ग्राफ कुछ दिए जा सकते हैं और पूछ सकता है स्पेसिफिक पॉइंट पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी,
तो आई थिंक आपको समझ गए होंगे कि सॉल्व कैसे करना है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंगल जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वही पॉइंट होता है जहां पर लोग ज्यादा गड़बड़ी कर देते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड उनका आंसर जो होता है वो प्लस माइनस करके गलत आ जाता है, और वहां पर वो आपको डायरेक्शन भी देते हैं तो और आंसर में कंफ्यूजन हो जाती है। तो इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा कि एंटी क्लॉकवाइज लेना है कि क्लॉकवाइज लेना है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। V वर्सेस R के बीच जब ग्राफ दिया जाता है तो हम लोग का वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, और V वर्सेस R में हम लोग स्लोप को फाइंड करते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर हम लोग ग्राफ देखेंगे E वर्सेस R का, कि E वर्सेस R के ग्राफ में क्या डाटा हम लोग फाइंड करते हैं और वहां पर क्या आउटपुट हमें मिलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।